नमस्ते, मेरा नाम है प्राची। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी 2021 के इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और साथ ही देखेंगे इनसे जुड़े हुए कुछ संभावित प्रश्न भी जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभ क्या है और यह किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका जवाब है कि प्रारंभ एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, यानी कि यह एक सम्मेलन है जिसका आयोजन DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। DPIIT जो है यह वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। अब यह चर्चा में क्यों था? हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। क्यों? 2016 में एक स्टार्टअप इंडिया पहल जो है वह इनिशिएट की गई थी, उसे ही गति देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था ताकि विश्व के जो निवेशक हैं, नीति निर्माता है या उद्यमी हैं, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके और स्टार्टअप इंडिया पहल को गति दी जा सके। इस समारोह में बिम्स्टेक देशों के साथ ही 20 से अधिक देश और 200 से अधिक व्यक्तिगत वक्ताओं ने भाग लिया था। इस टॉपिक से जुड़े हुए अन्य संभावित प्रश्न हो सकते हैं कि स्टार्टअप क्या है और किसी कंपनी के स्टार्टअप होने के मानदंड क्या है, कि कौन कौन सी कंपनियां स्टार्टअप कहला सकती है। तो इसका जवाब है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है स्टार्टअप होने के लायक होंगी यदि वह निम्न मानदंडों को पूरा करे। तो पहला मानदंड क्या है कि संस्था जो है वह 10 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है उसका वार्षिक टर्नओवर जो है वह 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि वह कंपनी नवाचार, विकास और उन्नयन की दिशा में काम करती हो। अगला प्रश्न है, दावोस एजेंडा और ग्रेट रीसेट पहल क्या है? इसका जवाब है कि ये दोनों ही टर्म्स जो है यह विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ी हुई हैं। अब यह दावोस एजेंडा क्या है कि कोविड के दौरान कई ऐसी चुनौतियां थी जो अलग अलग देशों ने अपने स्तर पर फेस की थी। तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के नेताओं ने मिलकर एक संगठन बनाया ताकि कुछ नए सिद्धांत, नीतियाँ और साझेदारियाँ जो है उनको आकार प्रदान किया जा सके। इसके बाद है कि दावोस एजेंडा द्वारा इन नई चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष और टिकाऊ भविष्य की स्थापना कैसे की जाए, ग्रेट रीसेट पहल को शुरू किया गया। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। उनमें है कि ये WEF क्या है, यानी कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? तो 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी फाउंडेशन की स्थापना की गई जिसे WEF कहा गया, जो कि वैश्विक स्थिति, खास तौर पे आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय जो है वह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती हैं। उनमें है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, NBFC क्या है, इन्हें लाइसेंस कौन प्रदान करता है और इनका विनियमन कौन करता है? सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन NBFCs के रेगुलेशन में कुछ बदलाव जो है वो प्रस्तावित किए थे। इसी वजह से यह चर्चा में बना हुआ था। अब देखते हैं कि ये NBFC है क्या। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि बैंक नहीं है लेकिन फिर भी ऋण देने का काम करती है यानी फाइनेंस करती है। और साथ ही कुछ NBFCs जो है वह पैसे जमा कराने की सुविधा भी प्रदान करती है। इसके अलावा इन्हें कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है, मतलब यह कंपनी होती है। और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें लाइसेंस प्रदान करता है NBFC होने का। अलग अलग प्रकार की NBFC अलग अलग रेगुलेटर्स के द्वारा रेगुलेट की जाती है। इन्हीं NBFCs को हम देख लेते हैं और इनके रेगुलेटर्स को भी। इनमें पहले प्रकार की जो NBFC है वह है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसको फाइनेंस करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं? तो वह नेशनल हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन के अंडर आते हैं। दूसरा है मर्चेंट बैंकिंग कंपनी,
वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई टर्म्स है, वेंचर, स्टॉक ब्रोकिंग, इन सब को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरा है निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। इन्हें रेगुलेट करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। चौथा है चिट फंड कंपनी। इन्हें राज्य सरकारें रेगुलेट करती है। ठीक है, चिट फंड कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? राज्य सरकार। और पांचवा है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है एडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने का काम करता है। अगला प्रश्न है पीएम किसान सम्मान निधि क्या है? यह चर्चा में क्यों थी? तो हाल ही में एक आरटीआई लगाई थी लोगों ने, यह जानने के लिए कि किन किन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। तो एक बड़ा ही आश्चर्यजनक खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपयों का जो भुगतान है वह अपात्र लोगों को कर दिया। मतलब जो पात्र किसान थे उन्हें ना करके अपात्र लोगों के खातों में यह राशि डाल दी गई। अब देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि है क्या। तो एक योजना चलाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से। यह एक सेंट्रल सेक्टर यानी कि केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका अर्थ होता है कि 100% पैसा जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, राज्य सरकारों को इसमें 1 रुपया भी नहीं देना है। इसके अंदर सभी जोतधारक किसान, मतलब ऐसे किसान जिनका अपनी ज़मीन के ऊपर मालिकाना हक होता है, उन्हें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तों के माध्यम से 1 साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसे केंद्र सरकार सीधे किसान के बैंक खाते में जमा करती है। यानी बिचौलियों का कोई काम नहीं होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से यह राशि किसानों के खाते में जमा होती है। तीसरा जो है कि किन व्यक्तियों को इनका लाभ मिलेगा, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, इसे चिन्हित करने का काम होता है राज्य या संघ सरकारों का। मतलब केंद्र सरकार राज्य या संघ सरकार से पूछती है कि आप हमें लिस्ट भेज दीजिए कि कौन कौन से किसान जो है वह इस योजना में लाभ लेने के पात्र हैं। ठीक है, अब कौन कौन है जो इस योजना के लिए अपात्र होंगे? तो जो भी संस्थागत जमींदार हैं वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा पूर्व व वर्तमान ज़िला पंचायत के अध्यक्ष यानी कि ज़िला पंचायत के नीचे की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्षों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ज़िला पंचायत के अध्यक्ष को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके अलावा मेयर हो गए, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के सदस्य हो गए, मंत्री हो गए, और चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी व मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर, यानी कि इन तीनों को इसका लाभ मिलेगा। इन्हें छोड़कर अन्य सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 10,000 से अधिक की पेंशन प्राप्त करने वालों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स देने वालों को और जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सभी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वह जोतधारक हो, खेती करते हो, किसानी करते हो, फिर भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि कुछ राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने किसानों से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ योजनाएं चला रखी हैं। इनमें पहली है रायतू बंधु योजना, जो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई, और दूसरी है कालिया योजना, जिसे उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2021 जो है किसके द्वारा जारी की गई? इसका जवाब है अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड्स एंड डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, यह बताने के लिए कि विश्व की इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति कैसी है और क्या क्या संभावनाएं हैं भविष्य में। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है और किसके द्वारा यह जारी किया गया? इसका जवाब है कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी के पासपोर्ट्स को एक रैंकिंग जो है वह इस इंडेक्स के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके लिए जो डेटा है वह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA से लिया जाता है और फिर यह रैंकिंग निकाली जाती है। जापान को इसमें पहली रैंक मिली हुई है और भारत को 85वीं रैंक मिली हुई है। एक और जानने वाली बात यह है कि मेनली जो ये इंडेक्स है वह यह बताता है कि कौन सा देश कितने देशों को बिना वीज़ा के यानी कि वीज़ा मुक्त यात्रा का
लाभ प्रदान कर रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। यह बताता है कि विश्व की आर्थिक समृद्धि दर कितनी है और साथ ही अलग अलग देशों की आर्थिक समृद्धि दर कितनी है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट है वह अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वह इस रिपोर्ट को जारी करता है और साथ ही यह बताता है कि विश्व में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसा है, कितना है, कौन कौन सा देश कितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यह सब इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। यह एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है यानी 6 महीने में एक बार इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है RBI के द्वारा। यह दर्शाती है कि हमारे देश की वित्तीय स्थिरता में कितना जोखिम है और साथ ही हमारी जो वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वह कितना लचीला है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए। अगली वीडियो में हम दूसरे विषय से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हिंदी में करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।